नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी जिनेवा कन्वेंशंस के बारे में। बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में चल रहा है। जब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पूरी दुनिया में, चाहे वो वॉर हो, चाहे छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सिविल वॉर हो, तो जिनेवा कन्वेंशन की जरूर बात करते हैं। इसकी पूरी 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे कि कैसे हिस्टोरिकली डेवलप हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके 4 कन्वेंशन क्या है, इसके 3 प्रोटोकॉल क्या है, उनका मतलब क्या है, ये सब चीजें हिस्ट्री से अगर आप पूरी बात करें तो एक बैटल ऑफ सोलफेरिनो करके हुआ था 1860 के आसपास। तब एक स्विस बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनका नाम था हेनरी डुटांट। उन्होंने क्या देखा कि वॉर टाइम में जो भी सिविलियंस थे या फिर जो सोल्जर्स थे, उनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है, प्लस कोई उनको मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। तो वहां से ये सब चीजें जो है कोडिफाई होना चालू करी गई। बार बार उसमें कई सारे कन्वेंशन हुए, मीटिंग हुई, और फाइनली 1929 तक आते आते, अगर आप देखें 1900 आते आते एक वर्ल्ड वॉर 1 भी हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो चुका था। तब जाके ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करी गई कि जो युद्ध है ये तो होता ही रहेगा, लेकिन इसमें जो भी सिविलियंस या फिर जो सोल्जर्स, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अब नॉन कॉम्बेटेंट हो गए हैं, ठीक है, मतलब कि वो किसी भी तरह से, अब एक देखिए इसका एक फ्रेंच प्रिंसिपल है यहाँ पे, हॉर्स डी कॉम्बैट। इसका ये मतलब है कि अब जो लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता है उसको ह्यूमनली ट्रीट किया जाए। उसी से संबंधित पूरी ट्रीटीज की ये जो पूरी शुरुआत हुई, और उसी में फाइनली 1929 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, 1949 में जाके फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पूरा दुनिया के जितने भी देश हैं उस टाइम थे कितने, 196 कंट्री ने इसको साइन किया, रेटिफाई किया 1949 में। लेकिन ये आज भी उतनी ही लागू है। इसका बेसिकली क्या पर्पज है? इसका बेसिकली पर्पज ये है कि युद्ध के टाइम पे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उनको कैसे आप उनके बेसिक जो ह्यूमन, मतलब एक इंसान होने के नाते जो उनके राइट्स हैं वो ना वायोलेट किया जाए। कैसे उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई चोट हो गई किसी को, कोई मतलब एकदम कुछ अधमरा हो गया है या फिर उसके कुछ वाउंडेड हो गया है, सिक हो गया है, बीमार हो गया है, एकदम से वो जख्मी हो गया, तो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे, यही सारे प्रिंसिपल है। तो ये जिनेवा कन्वेंशन है क्या? बेसिकली ये मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है, जो कि पूरी दुनिया में आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, 2 कंट्री के बीच में हो, 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में हो, इवन जब सिविल वॉर होता है एक कंट्री में, तब ये लाए जाते हैं। ये जो जिनेवा कन्वेंशन है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है? सिर्फ इतना कि कैसे सोल्जर्स को ट्रीट किया जाएगा, कैसे सिविलियंस को ट्रीट किया जाएगा वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो यही सब अभी बात चल रही है। अभी आपने देखा होगा अभिनंदन जो है इंडियन आर्म फोर्स के विंग कमांडर, पाकिस्तान में उनको कैप्चर कर लिया गया है, तो इसीलिए पूरी एकदम से बहस चढ़ गई है। तो जिनेवा कन्वेंशन का मतलब क्या है? ये देखिए, ये सब नहीं सेट करता है कि वॉर टाइम में कौन से हथियार यूज करने हैं, कितना किसी को ट्रेजेडी करनी है, कितना अंदर तक फिल्ट्रेशन करना है, ये सब नहीं। सिर्फ इतना कि अगर वॉर टाइम में किसी भी सोल्जर को, सैनिक को पकड़ लिया गया है, किसी सिविलियन को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया है, तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको एक ह्यूमन, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए कंट्री अलग अलग भी है, लेकिन एज ए ह्यूमन उसके क्या राइट होने चाहिए, बस ये इतना बताता है जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। इसके देखिए 4 ट्रीटी है मेनली, 3 प्रोटोकॉल है इसमें। 4 ट्रीटी को पहले साइन किया गया था 1949 में, ठीक है, लेकिन ये आज भी एप्लीकेबल है, आज भी लागू होता है। उसके बाद फिर 2 जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल 1977 में लागू किए गए। तीसरा एक प्रोटोकॉल आया 2005 में, रेड क्रिस्टल जिसको बोलते हैं। तो 4 ट्रीटी, 3 प्रोटोकॉल और 140 करीबन आर्टिकल है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इस समय आर्टिकल आपने सुना होगा, आर्टिकल 13 है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 कन्वेंशन है क्या? ये 4 कन्वेंशन का ये मतलब है 4 तरीके हैं इसमें, कि मतलब पहला उन पे लागू होता है आपका जो कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो फील्ड में लड़ते हुए पकड़े गए, ठीक है। तो पहला वाला कन्वेंशन फील्ड वाले जो सैनिक हैं। दूसरा वाला जो कन्वेंशन है नेवल टाइम पे, मतलब सी या मरीन पावर में, पानी में लड़ते हुए जो लोग पकड़े गए, उनको उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, अगर वो घायल हो गए उनका इलाज कैसे कराना चाहिए, उनको ट्रीट कैसे करना चाहिए, उनकी जुडिशियल प्रोसेस क्या हो गया कि। तो पहला हो गया फील्ड वाले सैनिक के लिए, दूसरा हो गया आपका नेवल पावर के लिए, तीसरा हो गया प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए। प्रिजनर ऑफ वॉर में वो सारे कैटेगरी के लोग आते हैं जो इनको इनपुट देते हैं। मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई लिंक है, ठीक है, कोई जो है, जो सैनिक है उनसे उनका कोई रिलेटिव है या कोई भी है, किसी भी तरह से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो बना दिया गया। और फोर्थ है जो सिविलियन है, सिर्फ जिनका किसी भी सेना वेना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनको युद्ध के टाइम मान लीजिए किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री की कोई टेरिटरी कैप्चर कर ली, तब उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया, तो वो उनसे ट्रीट करेगा। तो 4 कन्वेंशन समझ में आ गए।
पहला फील्ड वाले सैनिकों के लिए, दूसरा है जो मैरीन वाले यानी कि नेवल फोर्सेस के लिए जो पानी में नेवी वाले होते हैं, तीसरा है प्रिजनर ऑफ वॉर जो अदर कैटेगरी के हैं, चौथा है सिविलियन। तो ये 4 कन्वेंशन है। उनको उसके बारे में पूरी चर्चा है कि कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, कैसे उनको अगर मान लीजिए जख्मी हो गए कैसे मेडिकल हेल्प दी जाएगी, ये सब चीजें। और 3 प्रोटोकॉल है। 3 प्रोटोकॉल क्या है? पहला जो प्रोटोकॉल है वो क्या है कि आपको कैसे कैसे सिविलियन का प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, प्लस जो मिलिट्री और सिविलियन मेडिकल वर्कर्स होंगे उनके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो होंगे जब कोई इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है प्रोटोकॉल, उसका ये मतलब है जो विक्टिम्स होंगे, इसमें क्या है विक्टिम कौन से वाले होंगे, जो हाई इंटेंसिटी, मान लीजिए कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वॉर अगर चल रहा है किसी कंट्री में, ठीक है, ये सिविल वॉर की बात है, मतलब बहुत बड़ी इंटेंसिटी पे अगर कोई सिविल वॉर चल रहा है तब प्रोटोकॉल 2 वहां पे अप्लाई होगा। छोटा मोटा कोई दंगा चल रहा है, कोई कर्फ्यू चल रहा है, रॉइट या डिमॉन्स्ट्रेशन जो बहुत सारी कंट्री में चलते रहते हैं, उसमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है जो सिविल वॉर, पूरा कंट्री मतलब एकदम अगर गृह युद्ध छिड़ जाए जिसको बोलते हैं, तो दूसरा प्रोटोकॉल वहां पे लागू होता है। तीसरा प्रोटोकॉल का मतलब है रेड क्रिस्टल, इसको 2005 में जोड़ा गया था। इसमें सिर्फ ये देखिए, ये पहले था रेड क्रॉस प्लस रेड क्रिसेंट। इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटेक्शन और न्यूट्रलिटी को दर्शाता है। ये देखिए आपने देखा होगा मेडिकल जो हेल्प होती है हमेशा ऐसे रेड कलर का ऐसे सिंबल बना होता है इस तरह का, तो ये बस यही इतना ही दर्शाता है कि ये मेडिकल जो वाले लोग होते हैं उनकी न्यूट्रलिटी है, प्लस वो प्रोटेक्ट करेंगे एज ए ह्यूमन के नाते। तो ये 3 प्रोटोकॉल हो गए, 4 आपके कन्वेंशन हो गए जो मेनली जिनेवा कन्वेंशन में यूज करते हैं, प्लस कुछ और बेसिक अगर पॉइंट अगर आप देखें तो यही सिंपल बात यही है कि जिनेवा कन्वेंशन का मतलब है वो सेट ऑफ पूरी ट्रीटी है ये, जिसका क्या मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए किसी दुश्मन के सैनिक को पकड़ भी लिया, पाकिस्तान ने भारत के को पकड़ लिया, भारत ने पाकिस्तान के को पकड़ लिया, तो उसको एज ए ह्यूमन तो ट्रीट करो, उसके जो बेसिक राइट है वॉर टाइम पे, और प्लस बेसिक राइट्स उसके जो है उसको सुरक्षित रखे जाए, अगर उसको कोई उसके कोई तकलीफ है उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए, प्लस अगर ये सब चीजें हैं, और प्लस जो सिविलियंस हैं उसके आसपास सिविलियन पे कैजुअलिटी ना करी जाए। ठीक है, ये है बेसिकली मतलब बहुत ही सेट ऑफ एग्जॉस्टिव, मतलब बहुत पूरी डिटेल्ड इसमें बताया गया है प्रोसीजर, कैसे क्या होते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, क्या होते हैं सिविलियन, कैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग चलेगी, सब कुछ एक एक चीज डिटेल बताई गई है। प्राइमरली क्या है, ये जो है एप्लीकेबल कब होता है, वॉर टाइम में, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि पीस टाइम में भी इसके कई सारे जो प्रोविजन है वो लागू होते हैं। और वॉर टाइम का मतलब है कि जब डिक्लेरेशन हो जाए ऑफिशियल, अभी जैसे भारत और पाकिस्तान ने, अभी पाकिस्तान ने जो है मतलब जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा पे अटैक किया, ठीक है, फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया था कोई, इंडिया ने क्या किया, जो टेरर कैंप्स है वहां पे उनको बस एकदम से नष्ट किया था। तो इंडिया का क्या कहना है कि इंडिया, हमने मतलब क्या कहा है कि हमने टेररिस्ट कैंप को खत्म किया, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है ये एक्ट ऑफ एग्रेशन कर दिया है कि उन्होंने इंडियन जो मिलिट्री कैंप्स है, मतलब इंडिया की टेरिटरी में आके उसमें जो आज जैसे MiG-21 का एक विमान भी उन्होंने नष्ट किया, और प्लस जो अभिनंदन है, अभिनंदन वर्धमान, उनको उन्होंने पकड़ भी लिया है, और एक जो है यहाँ पे वायोलेशन भी कराया उन्होंने। देखिए क्या है कि इसमें जो है आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आर्टिकल 13 का क्या मतलब है कि कैसे किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को आप ट्रीट करेंगे, ये पूरा डिफाइन करता है। इसमें 3 बहुत बेसिक प्रोविजन है। वो क्या क्या है कि पहली बात, आप उसका फिजिकल म्यूटिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है, पहले भी उन्होंने किया हुआ है। फिजिकल म्यूटिलेशन मतलब हाथ काट देना, नाक काट देना, कुछ और एकदम से कान काट देना, मतलब इतना ज्यादा जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है कि उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कि आदमी को इतना मजबूर कर दो कि उससे अच्छा उसको वो कहे कि हमको मौत दे दो, वो वाली चीज मूवीज में भी आपने देखा होगा। तो फिजिकल म्यूटिलेशन नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई मेडिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको पब्लिक क्यूरियोसिटी के लिए डिस्प्ले नहीं करना चाहिए आपको, मतलब कि उसका कोई फोटो और वीडियो आपको ऑफिशियल लेवल पे नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये किया है। ठीक है, तो ये एक वायोलेशन है जिनेवा कन्वेंशन का, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। तो मतलब देखिए वॉर वाली चीज है, तो अब वो जो सैनिक है, हमारे जो सैनिक है, जैसे हमारे सैनिक है वैसे पाकिस्तान के सैनिक है, तो ये लोग तो बस अपने देश की सुरक्षा जैसे हमारे इंडिया के जवान करते हैं वैसे ही पाकिस्तान करते हैं। तो अगर इंडिया का जवान कोई जैसे पकड़ा गया तो उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए
कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक है। अब वहां पे आपने कई सारे वायरल वीडियो देखे होंगे कि उसमें कुछ लोग उसको मार रहे हैं आर्मी वाले, और ये सब चीजें ठीक नहीं है। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करता है। इंडिया ने इवन जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो भी राइट्स है उनके पूरे राइट्स की रक्षा करता है, प्लस उनको सौंपा भी जाता है। अब देखिए इसमें यह है, अगर इंडिया के इतिहास की बात करें, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था तो के नचिकेता थे, उनको भी बंदी बना लिया गया था। हालांकि फिर जब हॉस्टिलिटी खत्म होने लगी तो 8 दिन बाद उनको वापस कर दिया गया था। कि एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1965 के वॉर के टाइम आसपास, ठीक है, जो केसी करियप्पा थे जिनको फील्ड मार्शल का अवार्ड भी मिला हुआ है इंडिया की तरफ से। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, दूसरे वाले का जल्दी से नाम बताइए। उनके जो यंग करियप्पा, मतलब जो उनके लड़के थे, उनको भी प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया था, और उस टाइम पाकिस्तान अथॉरिटी ने उनको बोला भी था कि क्या हम उनको छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि नहीं, आप उनको मत छोड़िए, ऐसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो एक देश का लड़का है, और जैसे बाकी प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ ट्रीटमेंट होगा वैसे ही उसके साथ भी होना चाहिए। तो अगर आपको छोड़ना है तो सारे प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़िए, यही बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये क्या करता है जिनेवा कन्वेंशन। ये बेसिस है किसका, मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। कैसे सोल्जर्स को, कैसे सिविलियंस को ट्रीट किया जाना चाहिए वॉर के टाइम पे या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। मिनिमम प्रोटेक्शन उनको क्या मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ह्यूमन ट्रीटमेंट का, और फंडामेंटल गारंटी क्या मिलनी चाहिए, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस थी मेरे हिसाब से। मैंने इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा जोड़ने की नहीं कोशिश की, बस एक जनरल नॉलेज का वीडियो। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।